तो क्या प्रीवियस क्लास में कुछ कुछ टॉपिक हम बताए थे, बेसिक टर्म बताए थे, समझ में आया था आप लोगों को? क्या टैक्स फ्री सैलरी? तो टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या बताया कि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डिडक्ट करके ही पैसा टैक्स काट करके ही दे दिया जाता है, तो वही टैक्स फ्री सैलरी हो गया। एक एडवांस सैलरी के बारे में बताए थे, नहीं बताए थे? कल आप नहीं आए, आप लोग का तो रेगुलर क्लास में है। थोड़ा फैन बच्चे और ऑफ कर दो तो वो एसी चला दो। ओके, तो एक फिर से रिपीट कर दे, समझ में आ गया था? समझ में आ गया था। ओके, तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, ये कैलकुलेशन भी हम लोग समझे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग टैक्सेबल, बच्चे ध्यान सुनना, टैक्सेबल, हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी। कोई भी एम्प्लॉय का जब भी हम टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें बेसिक चीज जो आता है वो तो एक सैलरी हो गया। सैलरी मतलब यहाँ पर कहने का मतलब बेसिक सैलरी जो हम बताए थे आपको, हाउ टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी, जो डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट केसेस रहेगा तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सैलरी हो गया, उसके बाद क्या था? अलाउंस, उसके बाद क्या है? परक्यूजिट्स, और उसके बाद क्या है? मतलब सैलरी के प्लेस पर कोई और प्रॉफिट, कोई और मॉनेटरी आपको बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो ये सब को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वही बनता है क्या? ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में जो डिडक्शन हम लोग कर देते हैं, जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है, वैधानिक प्रावधान जो भी अपना दिया हुआ है, जब उसको हम लोग डिडक्ट कर देते हैं तो वही क्या आता है? टैक्सेबल सैलरी। और जब टैक्सेबल सैलरी हो गया तो जब हम लोग जीटीआई, टोटल इनकम निकालेंगे ना उस पर्सन का, इंडिविजुअल का, तो उसमें एग्रीगेट ऑफ क्या नहीं बताए थे, पांचों हेड से जितना भी ऐड हो करके हम लोग क्या करते हैं, उसको जब ऐड करते हैं तो वो क्या जाता है? जीटीआई। और जीटीआई में से 80C से 80U तक जब उसको हम डिडक्शन दे देते हैं तो वो आ जाता है आपका, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है आपका अलाउंस। अलाउंस जो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है, समझिए इसको। अब आप लोग पढ़े भी हैं इसको, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेना है। नहीं है तो ये कर देंगे व्यवस्था, चिंता नहीं कीजिए, नोट्स की व्यवस्था, ये चिंता नहीं करना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अलाउंस का मतलब मीनिंग क्या हुआ? 2 लाइन लिखेंगे तो लिख लीजिए, हो जाएगा, ठीक। नहीं ऐसे तो नहीं कहेंगे, और कुछ सोच के बताओ। जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी से अतिरिक्त एक्स्ट्रा, वो तो भाई पार्टिकुलर उसका नाम बोल रही हो आप, वो नहीं बोलो। इसका मीनिंग क्या कहोगी? कि कोई भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी के अतिरिक्त एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी पैसा क्या होता है, जो भी सुविधा है ना, फैसिलिटीज, हालांकि परक्यूजिट में भी यही डिफिनेशन होगा, ठीक है, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंसेस है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या? अलाउंस। अलाउंस होता है बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन बताओ? एक तो फुली टैक्सेबल अलाउंस, एक होता है क्या? पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस,
और एक होता है फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, क्या समझ में आया? एक अलाउंस वो होगा जिस पर पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, ठीक है। एक अलाउंस वो होगा जिस पर कुछ लगेगा कुछ नहीं लगेगा। आपको बताए होंगे हाउस रेंट अलाउंस, याद करो। अच्छा उसको हम कैलकुलेशन भी करेंगे, दो प्रैक्टिकल भी आपको समझाएंगे। तो वो आ गया क्या, पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस में। और एक होता है क्या कि फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंस। तो हम तो कहेंगे दो, थोड़ा लिख लोगे तो मीनिंग दो लाइन लिख लो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। यानी अगर लिखा हुआ है तो हमको छोड़ दो, तो जैसे कहो। कमी अभी जो मीनिंग समझाए वो समझ में आया कि किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त, अब जब परक्यूजिट बताएंगे तो उसमें क्या बता देंगे कि सैलरी और अलाउंस के अतिरिक्त, तो ये समझना है। allowance is that sum which an employer allowance is that sum which an employer, ब्रैकेट में एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, या तो सोल ट्रेडर होगा या तो फर्म, ब्रैकेट में लिखो इसको, सोल ट्रेडर, फर्म, कंपनी, ईटीसी। pay to his employee, pay
पे टू हिज एम्प्लॉय, इट इज तो ब्रैकेट पर देखो हम यहाँ पर बताए हैं कि चाहे वो सोल ट्रेडर हो या फर्म हो या कंपनी हो, आप कहीं काम करोगे, तीनों में से कहीं एक ही जगह काम करोगे तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा ना। तो वो एम्प्लॉयर के द्वारा जो आपका कुछ भी मतलब स्पेशल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो भी आपका मॉनेटरी टर्म में क्या किया, पेमेंट किया, पे किया, कौन, एम्प्लॉयर, किसको, एम्प्लॉय को, तो उसी को क्या कहेंगे, अलाउंस कहेंगे, बनाया। तो पे आगे लिखो, टू हिज एम्प्लॉय टू मीट, ईटीसी के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, सोल ट्रेडर फर्म कंपनी ईटीसी ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद लिखो pay to his employee to meet some special types of expenses, to meet some special types of expenses, to meet some special types of expenses. These special types of expenses, these special types of expenses may be his personal expenses and or may relate to perform his official duties, to perform his official duties। बस अगर पढ़ो तो सब बच्चे देखो तो पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया। आप लिखी, समझ में आया, आप सबसे पीछे लास्ट, आप यहाँ बैठती तो वहां क्यों सबसे पीछे चली गई, खाली यहाँ पर जगह है, समझ में आया, फिर से समझाए, ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ अलाउंस, टाइप्स ऑफ अलाउंस। There are 3 types of allowance। There are 3 types of allowance। There are 3 types of allowance। First लिखिए fully exempted allowance। fully क्या हुआ, अब लिखो ना यहाँ से तो चलेगा, एक मिनट जल्दी से ऐसा करते हैं वहां पे उसको कॉल करना है तो वास्तव में
are three types of allowance. और तीसरा देखिए फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। तो फर्स्ट क्या था, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस ना। देखो इसका मीनिंग हम नहीं लिख पाएंगे, सिंपल ऐसे सब थोड़ा कुछ दो चार नाम लिख पा देंगे आपको, ध्यान से सुनना। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस वो अलाउंस होते हैं जिसके ऊपर में इंप्लॉई को है ना टैक्स नहीं देना पड़ता है। क्या नहीं कर, फुल्ली एग्जेम्प्टेड मतलब क्या, एग्जेम्प्टेड मतलब क्या हुआ, कर मुक्त, मतलब टैक्स फ्री। उस अलाउंस पर उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, इनकम है उस इंप्लॉई के लिए, वो इनकम है, लेकिन वो इनकम पर टैक्स ठीक है नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल दो चार को लिख लो। और इसमें यह भी समझ लेना कि इसको जब हम सैलरी, चूंकि सैलरी हेड में इसको हम ऐड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हम तो टैक्सेबल सैलरी निकाले जिस पर टैक्स लगे, और ये तो एग्जम्प्टेड है, तो उस पर उसको हम सैलरी हेड में क्यों ऐड करेंगे, बताया समझ में। तो इस प्रकार के अलाउंस को सैलरी हेड में जोड़ा नहीं जाता है, ऐड नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि इस प्रकार सैलरी हेड में जैसे ही ऐड हो जाएगा तब तो उस पर क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा ना। और इसका तो नाम ही है एग्जम्प्टेड, मतलब लिखो फॉरेन और ओवरसीज अलाउंस। फॉरेन विदेशी, देखे क्यों, भारत सरकार का अब एम्प्लॉय है, अमेरिका में काम कर रहा है, राजदूत नहीं होता है जी, ठीक है, तो क्या उसको तो मिलता होगा ना वहां पर, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिखिए ओवरसीज, OVERSEAS, यानी यह अलाउंस, ध्यान सुनना, यह जो अलाउंस है वो भारतीय नागरिक को विदेश में सेवा देने के एवज में भारत सरकार के द्वारा क्या दिया जाता है। अब मान लो कोई बॉर्डर पर काम कर रहा है, सिंपल सोचो, कोई ऐसा डिफेंस में है कि वो बॉर्डर पर काम कर रहा है, सियाचिन ग्लेशियर, और कोई जो है सो या सीआरपीएफ कैंप पे या पटना में काम कर रहा है, तो क्या दोनों को, जो भी जिनके भी पापा सीआरपीएफ में होंगे या जो भी डिफेंस में होंगे, तो आप दोनों को सेम नहीं मिलता है, उनका एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो वो जो अलाउंस होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, यानी उस पर टैक्स नहीं देना। हाँ, जो भी, वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी मिलता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि वो जो भी बच्चे, अब वो हमको पूरा का पूरा डिटेल नहीं पता है। चलो नेक्स्ट लिखिए, नहीं जी एक हुआ ना, अब दूसरा में आपको है 2 नंबर में लिखिएगा स्पेशल अलाउंस फॉर, 2 नंबर में इसमें ABCD करके 5-7 वो है, लिखवा देते हैं। स्पेशल अलाउंस फॉर रिइंबर्समेंट, REIMBURSHMENT, reimbursement of expenses spent, reimbursement of expenses spent for official duties। ये लाइन समझ में आया, पढ़ो सही बच्चे, देखो तो मतलब अपने ड्यूटी को फुलफिल करने में जो खर्च होता है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य है ना, तो अपने ड्यूटीज को पूरा करने में जो भी किसी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस होता है, तो उस एक्सपेंसेस के लिए एम्प्लॉयर के तरफ से
अलग से क्या मिलता है? अब मान लो ब्रिटानिया कंपनी का हम यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय है, ठीक है, पटना में है, इसके बारे में क्या बताएं कि कोई भी ऐसा अलाउंस, ध्यान समझिएगा, जो भी ड्यूटीज को फुलफिल करने में, मान लो जैसा कि हाजीपुर बोले आप ना, ब्रिटानिया कंपनी का मान लो हाजीपुर में है, अब किसी कारणवश हमको विजिट करना है, कहाँ हेड ऑफिस जाना है, तो अब हम चाहे तो बाय रोड जाए, है ना, या बाय एयर, जो भी हो, तो उसका जो फेयर होगा, ठीक है, उसका जो फेयर होगा, मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस या बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं, काम तो उन्हीं का है, ठीक है। अब हमको वहां मिलने के लिए जाना है, किस प्रकार के जो भी खर्च को पूरा करने में है 90-20 दोनों को अलग अलग बैठा देंगे, बात एक क्लास बात नहीं करना है, ये बात ये करती है, बात नहीं करती हो, इसका समझ में आया ना? तो इस प्रकार के जो भी अलाउंस होते हैं वो आपको क्या होते हैं, टैक्सेबल नहीं होते हैं, एग्जम्प्टेड होते हैं। लिखो इसमें ABCD करके लिख लो तो। अच्छा, ये सेक्शन जो है 10-14 ऐसे करके 10-14 इसी में एग्जम्प्टेड है, इसमें सब दिया हुआ है। देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, convenience allowance, helper allowance, helper समझते हैं ना, helper allowance, academic allowance, uniform allowance, 35 डिग्री नहीं तो रूट निकालिए, लिख ली। तो इस प्रकार के अलाउंस जो 10-14 है ना, क्लॉज 1 में, सब क्लॉज 1 में, ये तो क्लॉज हो गया, ठीक है, ये सभी अलाउंस क्या है, एग्जम्प्टेड है, ठीक है। एक और लिखिए, ये तो 2 नंबर में हो गया ना, 2 का ABCD ये था, 3 नंबर में लिखिए अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, याद रखना इसको भी, अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब सिविल कोर्ट का बात मत कर लेना, यहां स्पष्ट लिखा हुआ हाई कोर्ट एंड क्या, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भी एग्जम्प्टेड है। और लास्ट में एक पॉइंट और है, UNO का नाम सुने होंगे, हाँ, अलाउंस रिसीव फ्रॉम UNO, बस एग्जम्प्टेड, जो फुल्ली एग्जम्प्टेड, मतलब इस प्रकार के अलाउंस अगर क्वेश्चन में आ जाए तो बच्चे आपको भ्रमित करने के लिए दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, और अगर आप उसमें सैलरी हेड में इसको ऐड कर दिए तो निश्चित रूप से आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा, ठीक है, वो ग्रॉस सैलरी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। यानी अगर आपका इनकम बढ़ गया तो टैक्स भी बढ़ गया, और टैक्स बढ़ गया तो गवर्नमेंट तो खुश हो जाएगा, ये चलो भाई हमको 5 रुपया आता है, हमको 7 रुपया आ रहा है,
ध्यान दो, थोड़ा लॉजिक पर ध्यान देना। तो अगर ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बेनिफिट आपके लिए वो है कि इस प्रकार के अलाउंस को पैसा ले, इनकम तो है लेकिन इस इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब सैलरी हेड में इसको नहीं ऐड करना है, जोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या बताए थे, पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस। पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस, इसको हम लोग पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस जो है, तो पार्शियली एग्जम्प्टेड अलाउंस इज आल्सो नोन एज पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब वैसा अलाउंस जिसके ऊपर में या जिसका कुछ पार्ट टैक्सेबल हो और कुछ पार्ट क्या हो, एग्जम्प्टेड हो, यानी टैक्स नहीं लगे। तो उस प्रकार के अलाउंस को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसका सीमित दायरा है कि अब एजुकेशन अलाउंस है तो पर चाइल्ड 200। अब बहुत सारे ऐसे भी आपको, जैसे एचआरए है, इंटरटेनमेंट अलाउंस आप पढ़ोगे, तो अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केसेस में इंटरटेनमेंट अलाउंस को क्या कहता है, उसको डिडक्शन में मिलता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपको आएंगे, समझ में आ गया, इसको लिखवाना जरूरी है, नोट करवाना जरूरी है, लिखो पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस में सबसे पहला लिखो हाउस रेंट अलाउंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, HR, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में बोल देना, इसका क्या है, हाँ वो भी होता है इसका फुल फॉर्म, HRA डिपार्टमेंट होता है जी, अरे नाम सुनी हो। ठीक है, तो ये हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या, मीनिंग इसका क्या हुआ, बोलो कोई बच्चे बताओ जो जानते हो, क्या नाम था बताओ। आप बताओ तो, सब पूछा वही जवाब दो, अब दो, अब दो। जबरा सा बताओ, सुनिएगा थोड़ा, बटर भी दे देता है। अभी अभी एक्साइज में है तो एक्साइज पोल भी बना हुआ है पटना में, नहीं है, नहीं छतु पर मुँह आ जाते तो देखते हैं कॉर्नर पर, उधर सीधे बिहार बोर्ड चला जाता है, इधर कॉर्नर पर देखते नहीं है कि एक्साइज कॉल भी है, हम लोग का यहाँ इधर भी है, अक्षरा दीघा रोड में है, एक्साइज कॉलोनी नहीं है। चलिए, तो बेसिक इसका मीनिंग क्या हुआ, हाउस रेंट अलाउंस का मतलब ये हुआ कि एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एक प्रकार का फैसिलिटी, फैसिलिटी तो परक्यूजिट में भी आता है, ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल HRA, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट टैक्सेबल HRA, आप टैक्सेबल HRA कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसमें 3 पॉइंट याद रखना। पहले तो ये याद रखो कि वो एम्प्लॉय जो है मतलब कहाँ रहता है, कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में है कि अदर देन, हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट कैसे क्लियर हो गया, 40% या क्या 50% मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहेगा तो क्या, ठीक है, वो बात हम तो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं ना, कि 50 पर लिस्ट ऑफ द 3 अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम क्या, टैक्स। तो फर्स्ट पॉइंट HRA रिसीव
कितना आप हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कर रहे हो एम्प्लॉयर से, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकेंड पॉइंट, वारंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। जो सैलरी होगा, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, अब उसमें बेसिक सैलरी होता है, उसमें कमीशन को ऐड करते हैं, ठीक है, और उसमें कुछ पार्ट आपका ये भी होता है कि डियरनेंस पे पूरा का पूरा आ जाता है। लेकिन डियरनेंस अलाउंस के केसेस में कहता है कि अगर उसका ट्रीटमेंट आपको रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए किया गया हो, ठीक है, कंप्यूटेड किया गया हो, तब तो उसको लेंगे, अदरवाइज उसको हम नहीं लेंगे। लेकिन डियरनेंस पे पूरा का पूरा आएगा। तो बेसिक सैलरी, कमीशन और डियरनेंस पे, डियरनेंस अलाउंस भी होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिख देगा, आपको कॉन्सेप्ट में लिख देता है, क्वेश्चन जब बनाते हैं ना तो उसमें लिख देगा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ऐसे लिखेगा। तो अगर इस तीनों में से जो क्या होगा, मिनिमम होगा, वो व्हिच एवर इज क्या, लेस देन, क्या बताए थे, लिस्ट ऑफ द थ्री अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम क्या, टैक्स। यानी जो तीनों में सबसे कम होगा वो आपको क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा को एग्जम्प्ट कर देगा तो फिर प्रॉब्लम ना है। ज्यादा अमाउंट अगर एग्जम्प्ट हो गया तो गवर्नमेंट को टैक्स क्या होगा, कम ना आएगा जी। तो हमेशा गवर्नमेंट सोचता क्या है कि हमको मैक्सिमम क्या हो, टैक्स आए। यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ मुझे टैक्स क्या हो, अधिक से अधिक है। तो टैक्स अधिक से अधिक है मींस क्या, इनकम अधिक से अधिक होगा तभी तो टैक्स ज्यादा से ज्यादा आएगा ना। और जब एग्जम्प्टेड हो जाएगा तो फिर आएगा टैक्स ज्यादा। तो ये कहता है 3 पॉइंट को याद रखना है, लिखो तो। कंप्यूटेशन ऑफ क्या, इसका सेक्शन है 10 38। अगर किसी, कॉन्सेप्ट भी है ये, कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर किसी इंप्लॉई के पास में मकान है खुद रहने के लिए, उस सिचुएशन में हाउस रेंट अलाउंस जितना मिलता है उस इंप्लॉई को, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। समझ में आया बात, कि अगर किसी इंप्लॉई के पास में खुद मकान है रहने के लिए, जैसे पटना में जॉब है ना, कोई एजी ऑफिस किसी भी ऑफिस में है और उसके पास में खुद है मकान रहने के लिए, तो फिर उसका जो, उसको जो पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या CISF का भी होता है, बहुत सारे ऐसे भी है कि जिनका मकान खुद पटना में है और पटना में उसका पोस्टिंग हो गया, तो इस सिचुएशन में जो भी उनको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, वो पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर उनके पास में मकान नहीं है तो उस सिचुएशन में लिस्ट ऑफ द थ्री अमाउंट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। 3 अमाउंट है, तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। और अब हो सकता है 3 पॉइंट यहाँ पर देखो, 3 पॉइंट में सबसे पहले क्या है, HRAC फर्स्ट पॉइंट, ध्यान दो यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट हुआ excess of rent paid, excess of rent paid over 10% of क्या, सैलरी। और थर्ड पॉइंट हुआ 40% या क्या 50%। ये 40% होगा रेस्ट ऑफ इंडिया और 50% होगा किसमें। अब मान लो, सपोज कीजिए, कहाँ है, हाँ पटना ही है, हाँ तो पटना ही है, तो पटना इसका अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा ना जी। पटना में जो है सो मतलब छावनी वाली बोर्ड के अंदर में आना चाहिए। उस दायरे में 5 किलोमीटर की कुछ ऐसा डिस्टेंस में दिया हुआ है। हाँ 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 वो सब है, मेंशन है, इनकम टैक्स एक्ट सब मेंशन किया हुआ है, ऐसे थोड़े है। समझ में आया ये तीनों पॉइंट। अब सपोज करो कि आपका HRA जो रिसीव है, ये देखो
HRA रिसीव, मान लो 10,000 है सपोज, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, excess of payment paid over 10% ऑफ क्या सैलरी। अगर मान लो ये आपका आ गया 6,000, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में मान लो रेस्ट ऑफ इंडिया तो 40% ऑफ क्या सैलरी, मान लो ये 20,000 आ गया, सिंपल। तो इसमें सबसे कम कौन सा है, 6,000 है, तो एग्जाम्प्ट हो गया 6,000। तो यहाँ पर एग्जम्प्टेड HRA कितना हो जाएगा 6,000, और टैक्सेबल HRA ये टैक्सेबल HRA कितना हो जाएगा आपका, कितना रिसीव किए, पैसा कितना दिए थे, रिसीव कितना किए, हर एक, ये दोनों होना चाहिए। अगर यही सबसे कम है तो सैलरी हेड में नील 1 रुपया भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमको इसी में से तो माइनस करना है। 10,000 माइनस 10,000 कितना होगा, 0, कुछ नहीं जाएगा टैक्सेबल सैलरी में। लेकिन अगर इसके बाद ये दोनों में से कोई दोनों कम हो गया तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, यानी टैक्सेबल HRA कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस कितना 6,000, यानी आपको कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा 4,000। यही आपको टैक्सेबल HRA यानी बेसिक सैलरी, जब टैक्सेबल सैलरी हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें कितना होगा टैक्सेबल HRA 4,000 हो जाएगा। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। इसमें 3 पॉइंट को फोकस करना है। 3 पॉइंट कौन कौन सा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताएं, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कितना रिसीव किया है, ठीक है। और वो कितना रेंट पे किया है, कौन, एम्प्लॉय, उस मकान में रहने के एवज में, वो लिखा हुआ रहेगा। तो रेंट पेड जो वो किया, क्या उसका 10% ऑफ सैलरी से क्या है, ज्यादा है। सैलरी का मतलब यहाँ पर अर्थ मीनिंग है कि एक तो आपको सैलरी हो गया प्लस क्या हो जाएगा कमीशन, और एक हो जाएगा डियरनेंस पे। डियरनेंस पे हाँ डीपी भी होता है, या डीपी यानी डियरनेंस, सॉरी डीए, ये हो गया डीए। डियरनेंस पे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन इसमें सस्पेंस है। डियरनेंस अलाउंस आएगा, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अपार्ट फ्रॉम क्या रिटायरमेंट बेनिफिट, वो लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, अगर दिया है तब तो लेंगे, अदरवाइज लिख देगा 60% है तो इसका 60% ले लेंगे। इन तीनों को जो जोड़ेंगे जितना आएगा अमाउंट उसका 10% निकालेंगे, और उस 10% को कंपेयर किससे करेंगे, जो एम्प्लॉई गवर्नमेंट को पे करना है, अपना सैलरी में से कटवा रहा है पैसा रेंट के एवज में, तो वही लैंग्वेज कर रहा है कि एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी से क्या होना चाहिए, रेंट पेड ज्यादा होनी चाहिए, जितना ज्यादा होगा वही अमाउंट होना है, ठीक है। और ये जो निकालेंगे इसका 40% या फिर क्या 50%, 50% बताए जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, ठीक है। हाँ तो ये चले है ना, पता है आपको है कि पटना भी अब इसमें आ गया है, ठीक है। ये सब बात अभी बुक में टैक्स में ऐसा नहीं दिया है, सिर्फ आपको चारों महानगर जो है, अब 4 महानगर कौन कौन सा है, पहले मद्रास था, चेन्नई उसकी जगह हो गया ना, ठीक है। नहीं बच्चे वो टैक्सेशन में अभी तक नहीं आया है, अगर आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो भी है आप यही याद रखो, मुंबई, दिल्ली और क्या चेन्नई और ये कोलकाता, ये 4 आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो वहां का अगर वहां पर वो काम कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपको 40% की जगह कितना परसेंट आ जाएगा, 50% आ जाएगा। तो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया कितना परसेंट, 40%। जब ये तीनों निकाल लेंगे तो तीनों का अमाउंट हमको पता चल जाएगा, ठीक है। पता चल जाएगा तो उसमें तो देख लीजिए सबसे कम कौन सा है, जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा, और वो एग्जम्प्ट हो गया, बाकी सब क्या हो जाएगा टैक्सेबल। के लिए हम क्या करेंगे, जो रिसीव किए थे उसमें से एग्जम्प्टेड को क्या करेंगे माइनस कर देंगे।
हाँ, कभी कभी ये भी हो सकता है, कंडीशन आएगा कि आपको जितना रिसीव किया यही तीनों में सबसे कम है, तो फिर सैलरी हेड में क्या हो जाएगा, बना लिए ना। और इसी पर हम आपको टेस्ट लेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेक्निकल प्रैक्टिस करके सही बच्चे आएंगे, क्योंकि जो बच्चे आज नहीं आए हैं उनको ज्यादातर पता नहीं होगा, सरप्राइज। ठीक है, और यही टॉपिक पर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन लिख पाएंगे, और आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग बच्चे आए हैं तो आप लोग को मौका मिल गया, आप लोग प्रैक्टिस करके क्या बोलो। हालांकि कल अगर टेस्ट लगे तो फिर सरप्राइज नहीं रहा आप लोगों के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन हम लेंगे इसी में। एनी मोर क्वेश्चन, बोलो, कोई किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछना है क्या जी, कुछ क्वेश्चन पूछना है।
ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।